किसी ने कुछ पुराना समझ ना हो, दो टॉपिक डे 1 और डे 2 का किसी ने कुछ समझ ना हो, तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो आपको समझा सकता हूँ आज दोबारा। आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, वो लॉन्ग पिछले 2 डेज के टॉपिक मिलके बनाएगा। आज का टॉपिक इसका चैप्टर का फर्स्ट लॉन्ग आ गया हमारा आज के डे में, ठीक है। आपके लिए आसान होगा अगर आपको पिछले सारा कुछ समझ आता हो। इसको मैं बता दूँ जी, क्लियर है सब कुछ। रिवाइज करें, आज सारा रिवाइज इसके ऊपर है। हमने पहले दो बातें मैं आपको पहले रिवाइज करवाता हूँ। पहले एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स कौन कौन सी होती है, पहले उसको रिवाइज कर लें हम। पहले सबसे पहले हमें पता है, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और मैस m है, तो इस पे 4 फोर्स एग्जर्ट करती है। ऐसे ही है। फर्स्ट फोर्स जो इसकी अपनी होती है वो क्या होती है, नॉर्मल फोर्स, जिसको वो लेके ऊपर की तरफ जाता है। जो अगेंस्ट किसके होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट होती है। ये फोर्स ऑफ नॉर्मल फोर्स और ये होती है फोर्स ऑफ, मैं जैसे ग्रेविटेशन फोर्स हटा दूंगा तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। क्लियर हो गया। नंबर 2 पे, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही हो तो इसके अगेंस्ट कौन सी फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन की फोर्स लगेगी। क्लियर है। और हर वर्क डन को हर फोर्स के लिहाज से फाइंड किया जा सकता है। आज का जो बेटा लॉन्ग है वो है जी वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको ये याद हो, अगर आपको एक बात कही थी, मैंने एक बात कही थी कि वो आपको वर्क डन हर फोर्स के लिहाज से फाइंड करने का कहेंगे। पहले वेरिएबल फोर्स का कह दिया, फिर कांस्टेंट, आज किसका कह दिया, कुछ देर गुजरेंगे वो फिर इसका भी कहेंगे। एक्सटर्नल फोर्स वर्क डन डे 1 वो एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर ही था सारा, एक्सटर्नल फोर्स का भी हो गया। आज हमारा इंपॉर्टेंट लॉन्ग किसका है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है आज का, ग्रेविटेशन फोर्स का। और ये क्या है, ये हमें पता है ग्रेविटेशन फोर्स एग्जिस्ट करती है ओवरऑल कुछ जगहों पे, और जब उस ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट करना खत्म हो जाती है, वहां पे ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपने आप को आज़ाद पाता है। लेट करो अगर मैं उड़ना चाहता हूँ तो मुझे उड़ने कौन नहीं दे रहा, ग्रेविटेशन फोर्स मुझे ऊपर की तरफ जाने नहीं दे रही। तो अब पहले ग्रेविटेशन फोर्स, आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स भी आपको डेफिनेशन याद होगी, और ग्रेविटेशन फील्ड में पहले करता हूँ। ये मेरे पास बेटा अर्थ है, ये अर्थ पे रखा हुआ एक मैस m है। क्लियर है। और यहाँ पे अर्थ की पूरी क्या है, एक रेडियस r है। ठीक हो गया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उठाता हूँ, तो जब मैं इस उठाने के बाद इस पर एक्सटर्नल फोर्स खत्म करता हूँ तो वापस कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ आता है। लेकिन एक वक्त आता है जैसे ही मैं इसको ऐसी जगह पे ले जाता हूँ, यानी एक इनफाइनाइट पॉइंट पे ले जाता हूँ इस मैस को, वो वापस नीचे नहीं आता। यानी उस पर कौन सी फोर्स खत्म हो जाती है, ग्रेविटेशन फोर्स खत्म। द रीजन या स्पेस where the no gravitation force exert is called gravitation field. The force or region where the gravitation force exert is called gravitation field. और जहाँ ग्रेविटेशन फोर्स exert नहीं करती वो ग्रेविटेशन फील्ड नहीं कहलाती। इसी तरह उन्होंने समझाया इसकी, लेट करो वो एक स्पेस और रीजन लेट कर देगा। लेट कर लो ये स्पेस है या ये रीजन है जहाँ तक ग्रेविटेशन फोर्स exert करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस r है। क्लियर है। ये क्या है मेरे पास, यहाँ तक ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करती है। मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके जाता हूँ, ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करती, उसकी अपनी नॉर्मल फोर्स है, वो स्पेस के अंदर चला जाता है। जैसे ही ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये कहाँ जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स पे एक्सर्ट करेगा। क्लियर है। ये होती है ग्रेविटेशन फील्ड या ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है। द रीजन वेयर द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड। तो कितनी ग्रेविटेशन फील्ड हुई, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेविटेशन फील्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रेविटेशन फील्ड, यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे ही वो इन्फिनाइट पॉइंट पे चला जाएगा, यानी इस रीजन से बाहर चला जाएगा, तो वो रीजन ग्रेविटेशन फील्ड नहीं होगा, उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। वो जो अब वो आगे करेंगे, ठीक है, वो अगला नेक्स्ट लॉन्ग है हमारा, वो सेकंड लॉन्ग है हमारा, कि वो अगर हमने अब ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर अंदर बातें करनी, बाहर जाएगा वो नेक्स्ट लॉन्ग चला जाएगा, लेकिन हमने नेक्स्ट लॉन्ग की तरफ अभी नहीं जाना, हम इस रीजन की आज बातें करनी। नंबर 2 पे ग्रेविटेशन फोर्स एग्जर्ट कर रही है। अब डिस्प्लेसमेंट बॉडी का चेक करते हैं। अगर ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड है
और आपको पता है अगर एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, यहाँ ही होगा। तो इसका वर्क डन क्या होगा, जीरो। सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की बात करनी, बाकी सारी फोर्स में क्या करने लगा हूँ, इग्नोर। सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की बात करनी, ग्रेविटेशन फोर्स के लिहाज से वर्क डन क्या होगा, जीरो। चलो एक और बात कर रहा हूँ, अगर इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, यहाँ पे मैं आज सिर्फ यही टॉपिक, अब यही आज सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स के ही केस मैंने डिस्कस करना है। अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ऊपर जाने हुए, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स किधर लग रही है, नीचे की तरफ। वर्क डन क्या होगा इसका, माइनस एफ डी, क्योंकि थीटा यहाँ पे क्या बन रहा है। सारे केस हमने डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। आज यही डेज केस दोबारा डिस्कस करने हैं। मैं रिपीट इसलिए तेजी से कर रहा हूँ क्योंकि हमने सारे केस डिस्कस कर चुके हैं। माइनस क्योंकि ये हाइट की तरफ जा रहा है तो डी किस में चला जाएगा, एच में। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, एम जी, क्योंकि अब ग्रेविटेशन का जिक्र कर रहे हैं तो एफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी एच। क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग की तरफ। ठीक है, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशन फील्ड। पहले ग्रेविटेशन बेटा फील्ड की वो हेडिंग देंगे, ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन देंगे। द स्पेस अ रीजन वेयर द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड। ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन क्लियर, द स्पेस अ रीजन वेयर द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फील्ड। वो इतना लंबा नहीं करने की जरूरत। फिर वो डेफिनेशन देंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे। वर्क इज डन बाय अ ग्रेविटेशन फोर्स, वर्क इज डन बाय अ ग्रेविटेशन फोर्स बाय अ फ्लोइंग पाथ। क्लियर हो गया। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो पॉइंट ए पे है, वो क्या पॉइंट ए पे, मैं इसको पॉइंट बी की तरफ लेके जाना चाहता हूँ। ये वन नहीं होगा, पॉइंट बी की तरफ लेके जाता हूँ, तो मैं पॉइंट बनाता हूँ बी। क्लियर है। अब इसके पाथ बना लेते हैं। लेट कर लो मुश्तबा पाथ लेके जाता है, मुश्तबा जाता है ए से बी की तरफ और डी से कहाँ लेके जाएगा, बी की तरफ मुश्तबा लेके जाता है। उमर जरार इसका पाथ, ये पाथ कौन सा डिसाइड किया, मुश्तबा फॉलो द पार्ट बाय ए डी बी। क्लियर है। जब ये आता है तो ये पाथ फॉलो करता है ए से सी और सी से बी। तो उमर कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है, ए सी और बी। मैं आता हूं, मैं कौन सा पाथ फॉलो कर रहा हूं, स्लोप की वजह मैं इसको ऐसे ले जाता हूं, चलो ऐसे ले जाता हूं, ए से बी। क्लियर। ये तीन पाथ मैंने इसके डिस्कस करने आए, तीनों पाथ बड़े आसान है, आपको तीनों पाथ का समझ है। वो कैसे डिस्कस करना है वो भी डिस्कस करता हूँ। एक और हमने जो पाथ फॉलो करना है, इनफिनाइट पाथ। ये तो तीन लिमिटेड है ना, फाइनाइट पाथ है, फाइनाइट है। अगर इनफाइनाइट हो पाथ तो तब। अब इनफाइनाइट के लिए मैं यहाँ पे देखो फिर वही चीज करूंगा, बी तक जा रहा है ना, कितने पाथ लेके जा रहा हूँ मैं, और ये बी तक जाके कहाँ तक बन गया। मैं इसके पाथ काउंट नहीं कर सकता, आप काउंट कर पा रहे हो, लेकिन मैंने इतने पैचेस बना दिए, इतने पैचेस, इतने टुकड़े कर दिए, काउंट नहीं कर सकते। लेट करो ये काउंट कर रहे हो ना, यहाँ से ए से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अगर मैं इसके और छोटे कर दूँ काउंट कर पाओगे। यानी इतने पैचेस हैं, इतने पैचेस है, तो कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक पैचेस जा रहे हैं। तो कहो भाई हमने ये भी तो कल डिस्कस किया है ना, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल इस तरह वो दे रहे हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ए से बी हाइट पे बैठा हुआ है। लेट करो इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या है, हाइट एच है। क्लियर हो गया। अगर इस एच हाइट के मैं पैचेस बना दूं 1 2 3 4 और कितने तक, एच एन तक, ये क्या हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा। तो ये सारे पैचेस किसके इक्वल हैं, ये बातें समझाने का मकसद है। मैं लॉन्ग आपको करवाना शुरू करूँ तो आपको इनकी बातों का
पता होना चाहिए। यानी एक हाइट के पैचेस बन गए H1 प्लस H2 H प्लस 3 H प्लस 3 H प्लस 4 H प्लस 5। ठीक है, इसी तरह अब ये वाले पैचेस हैं, अब ये HN है और ये क्या हो जाएगा, और कहाँ तक जाएगा H। और ये सारे पैचेस किसके इक्वल हैं, एक हाइट के इक्वल, एज के इक्वल है। यहाँ तक तो अब हमें नींद आ गई है। अब हम चलते हैं आगे, मज़ीद आगे हम सुलाना नहीं चाहता मैं आपको। अब चलते हैं जल्दी से आगे, ये आज का लॉन्ग है, समझ आया। अब हम चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। चलो जी, हम फाइंड करते हैं जी बेटा। सबसे पहले ये वाला सिस्टम फाइंड कर लें। ये सिस्टम क्या था, ये था, ये था, ये था और ये था, और यहाँ से ये था, ये पाथ ए, ये पाथ बी, ये पाथ बी और ये पाथ सी। मैंने वही नाम दिए जो उन्होंने हमें नाम दिए। अब जब ए से डी और डी से बी जाना है तो कौन सा पाथ कहलाएगा, ए डी बी पाथ कहलाएगा। क्लियर है, ए डी बी पाथ कहलाएगा, ए डी और बी। अब वर्क डन यहाँ पे कितने हिस्सों पे डिवाइड हो गया, 2 हिस्सों पे। पहला वर्क डन हुआ ए से डी, वो किसके इक्वल हुआ जी हमारे पास, ए से डी किसके इक्वल हुआ, एफ और डी कोस थीटा। और ये क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स था, हमने एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आगे गया, लेकिन उस पर एग्जर्ट कौन सी कर रही थी, ग्रेविटेशन। तो यहाँ पे कौन सी फोर्स मैंने डिस्कस करनी है, ग्रेविटेशन फोर्स। आगे समझ। और नंबर 2 पे तो कोस थीटा मैंने इसका ए से, इस पूरी हेडिंग को मैं ब्रैकेट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ ए से डी। एफ डी कोस थीटा कहाँ तक जा रहा है, ए से डी तक जा रहा है। बड़ा आसान है। यहाँ पे थीटा क्या बनता है, यहाँ पे थीटा ए से डी, थीटा बताऊँ मैं, ए से डी थीटा क्या बनता है, शाबाश, ए से थीटा बनता है 90 डिग्री। डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो एंगल बताओ कितना बन रहा है। तो मैंने आपको पहले कहा कि मैंने ग्रेविटेशन फोर्स हटा दें, क्या कह रहे हैं, हंसते रहते हैं कौन सारी, हाँ जी, ये सारे लड़के, मैं ये करता हूँ, हमला सबसे ज्यादा हंसता है, हमदर्द में। मैं करता हूँ, कल से नहीं हंसेंगे। अच्छा हाँ, लेकिन कल रजिस्टर ले आना अगर एमसीक्यूज करने हैं तो जज़ाकल्लाह। अच्छा बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया, हर पार्ट को 90 पे समझ आया कैसे। मैंने पहले कहा कि दिमाग में बिठा लो, इस बार सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स का डिस्कस करना है। लॉन्ग का नाम ही क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड यानी ग्रेविटेशन फोर्स। आपने एक्सटर्नल फोर्स को तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट तो डी की तरफ गया, लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डाउनवर्ड। यही आपका लॉन्ग। तो यहाँ पे जीरो नहीं आ जाएगा, तो ये W से AD कितना गया मेरे पास, वर्क डन जीरो। ग्रेविटेशन फोर्स के लिहाज से वर्क डन जीरो रहा, एक्सटर्नल फोर्स के लिहाज से वर्क डन होगा। एक्सटर्नल फोर्स को तो भूल ही जाओ ना। यहाँ पे नंबर 2 पे जब वो D से B जाएगा, वर्क डन D से B जाएगा। क्लियर, जब वर्क डन D से B जाएगा तो क्या बनेगा, एफ जी बी कोस थीटा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं D से B। क्लियर। इसी तरह ही अगर ये वर्क डन D से B गया तो एफ जी किस में गया, एम जी में, और थीटा में पहले देख लूँ थीटा कितना है इसमें। D से B बताऊंगा इस बार थीटा कितना है, तुम रहने दो, तुम बताओ। D से B है 180, शाबाश, 180 का एंगल बना। तो ये एम जी और ये कोस थीटा -1 आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा माइनस, और D कहाँ जाएगा, H के अंदर, तो ये आ गया D से, ये इधर नहीं आएगा D से। क्लियर, समझ आ गया यहाँ तक। इसी तरह A से C जाऊंगा तो क्या बनेगा, डायरेक्ट ही करता हूँ। अगर मैं W A से C जाऊंगा तो क्या बनेगा, MGH, और अगर मैं C से B जाऊंगा तो रुच क्या बनेगा, जीरो बनेगा। तो टोटल वर्क डन किसके इक्वल आएगा, और A से B भी तो जाना है मैंने, और A से मैं B गया तो बताओ वर्क डन क्या आ जाएगा,
ए से बी जाने के लिए मुझे कौन सा पाथ फॉलो करना पड़ेगा, इन्फिनाइट पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो इन्फिनाइट पाथ पे आ जाते हैं। यहां तक समझ आ गई है? चलो जी, मेरा सबसे मुश्किल पाथ आ गया। दोबारा बनाऊं डायग्राम ए से बी की, ये ए और ये बी। तो मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे कह देता हूँ इन्होंने एच को रिप्रेजेंट किया है वाई से, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया है वाई से। यहाँ पे इन्होंने कहा y1, यहाँ पे इन्होंने कहा, और यहाँ तक इन्होंने कहा y1। पहले वर्क डन 1 फाइंड कर लूँ। वर्क डन पे किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी में डायरेक्ट कर देता ना एफ जी के हिसाब से, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वे पे वर्टिकल वे पे जा रहा है। अब इसके दो केस हैं, हॉरिजॉन्टल अलग केस डिस्कस करो, वर्टिकल अलग केस करो। तो अगर मैं सारे हॉरिजॉन्टल को जीरो समझ लूँ तो सिर्फ वर्टिकल केस डिस्कस कर लूँ। सारे हॉरिजॉन्टल को जीरो क्यों कंसीडर करूंगा, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। कल का लॉन्ग था एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मैंने कोई भी इग्नोर नहीं किया था। आज हॉरिजॉन्टल जितने भी पाथ होंगे वो सारे के सारे फॉलो करके जीरो कर दूं, तो मैं सारे के सारे वर्टिकल पाथ ले लेता हूँ। तो जितने भी वर्टिकल पाथ है मैं उसे कहता हूँ y1 है, y2 है, और कहाँ तक जा रहे हैं, yn तक। और ये y1 प्लस y2 yn किसके इक्वल मैंने कंसीडर किया, y1 प्लस y2 किसके इक्वल डिस्कस किया मैंने, ये h के इक्वल है। तो सारे वर्टिकल में थीटा कितना बनता है, सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स में थीटा कितना बनेगा, 180। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, W इजिकल टू माइनस mgh। तो हमने देखा कि जो से मर्जी मैं पाथ में जाऊं मेरा वर्क डन हर पाथ में क्या रहा, कांस्टेंट रहा। समझ आई आज के लोगों की क्या थी या नहीं आई, समझ आया आज के लोगों? चलो आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बेटा लॉन्ग है, इसको लिखना कैसे हम उसको भी देखते हैं। चलो जी चलो जी, ग्रेविटेशन फील्ड है सबसे पहले बेटा, द स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ in which it can exert its gravitational force on other body is called gravitation field। gravitation field या gravitation force अगर किसी ऑब्जेक्ट पे exert कर रही है तो वो फोर्स क्या कहलाएगी, उसको gravitation field कहलाएगी, gravitation force जो exert कर रही है। when object move in a gravitation field the work done is done by the gravitation field। अगर कोई ऑब्जेक्ट gravitation field में अगर वर्क कर रहा है, लेट करो ये ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो आपको ये ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड नहीं आता हुआ दिखाई देगा। ये डाउनवर्ड क्यों आएगा, ड्यू टू द, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से वर्क डन हो रहा है, फोर्स नीचे लग रही है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से वर्क कर रहा हो तो वो क्या कहलाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड। ये ग्रेविटेशन वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फील्ड की डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन है, बेशक ऊपर हेडिंग दे दो या ना दो। अब यहाँ पे दो बातें जो आपने याद करनी है जो एमसीक्यूज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ग्रेविटी अगर अपवर्ड जाए तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नेगेटिव। इसी तरह वर्क डन भी सेम है। आपको याद हो मेरा कोस 180 बन रहा था तो वो ऊपर जा रहा था तो वो क्या हो गया, माइनस। लेकिन इसके अगेंस्ट इफ द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स तो वर्क डन इज नेगेटिव। अगर अगेंस्ट ग्रेविटेशन फोर्स के जा रहा हो तो नेगेटिव, अगर ग्रेविटेशन फोर्स के की डायरेक्शन में जा रहा हो तो क्या होगा, पॉजिटिव। इसकी भी एग्जांपल मैं देता हूं आपको इस तरह। अब थीटा 2 बनेंगे हमारे पास यहाँ पे। थीटा 2 कैसे बनेंगे, ये बेटा ऑब्जेक्ट है, इस पे ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। इसका डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे की तरफ हो, अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा हो तो थीटा क्या बनेगा यहाँ पे, अगर वो ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो। अगर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर डायरेक्शन ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स हो रही हो तो वो क्या कहलाएगा, थीटा 0। तो थीटा 0 तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। कल यही तो हमने पढ़ा था, पॉजिटिव भी होगा और मैक्सिमम भी होगा। अब इसी का दूसरा केस जो ये बात मैंने नीचे लिखी है, अगर यही ऑब्जेक्ट
ग्रेविटेशन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन डाउनवर्ड। अगर ये ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा हो यानी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, तो थीटा क्या बनेगा, और वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव भी होगा। और समझ आए इस ये दोनों पॉइंट भी समझ आ गए। चलो आगे चलते हैं, अगला पेज। एक्सप्लेनेशन बेटा, ये देखो डायग्राम बनी है, कितने पाथ हैं, ए से डी और डी से बी पाथ, ए से सी और सी से बी पाथ। समझ आया? देखो, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m displaced with the constant velocity for point A to B along the various paths in the presence of gravitational force. In the case of the gravitation force is equal to the weight of mg. gravitation force किसके इक्वल हो जाएगी, mg के इक्वल हो जाएगी। हमें पता है कि gravitation force किसके इक्वल हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल हो जाएगी, mg। वो क्यों हो जाएगी, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट वर्टिकल मूव करेगा, यानी अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स मूव करेगा। द ऑब्जेक्ट ऑलवेज एक्ट वर्टिकल डाउनवर्ड द अर्थ। ठीक है, जितनी तो वो ग्रेविटेशन फील्ड में है वो तब तक उसकी ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड ही रहेगी। ये बेटा वर्क डन बाय दी अलोंग द पाथ ए डी बी, यानी ये उमर जरार का पाथ था। ठीक है, तो वर्क डन ए डी बी किसके इक्वल होगा, वर्क डन ए डी से डी बी। वर्क डन ए डी किसके इक्वल है, एफ डी कोस थीटा ए डी। वर्क डन डी बी किसके इक्वल है, एफ डी कोस थीटा डी बी। वर्क डन एफ किसके इक्वल होगा, एम जी डी एच के कोस थीटा किधर है, ए डी का कोस थीटा कितना था 90 और डी बी का कोस थीटा क्या था 180। तो यहाँ पे मैंने इसको जीरो कंसीडर किया, तो मेरे पास क्या बचा, माइनस एम जी एच। क्लियर? आगे देखो, ए सी बी का बेटा सेम रिपीट है। देखो ए सी का एफ का एम जी, इधर थीटा ए सी का क्या बनता था 180 ऊपर की तरह, और सी से बी का क्या बनता था, सी से सी बी का क्या बनता था 0 90। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये 0 हो गया, खत्म हो गया, और ये क्या बना माइनस एम जी है। वहां बेटा 90 है। ठीक है, ठीक कर लेना लिखते हुए, गलती ना करना। वर्क डन अलोंग द पाथ ए बी। जब ए बी का पाथ लूंगा तो मैं क्या लिया, इन्फिनाइट पाथ नहीं ले लिया मैंने, हर इन्फिनाइट पाथ को, हर पाथ को मैंने डेल वाई वन का, ये डेल वाई वन है बस, और कोई पाथ नहीं बनाया मैंने। और ये इसके लास्ट पाथ को मैंने क्या कहा, डेल वाई एन। और यहाँ पे मैंने कह दिया जो एच है वो इज इक्वल टू है डेल वाई वन, डेल वाई टू, डेल वाई एन। क्लियर हो गया? अब इसको ही डिस्कस कर देते हैं। और इसकी हॉरिजॉन्टल वर्क डन को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वर्क डन कितना आता जा रहा था, 0 आता जा रहा था। To calculate the work done along the path AB, which is a curved one, we divided into the large numbers of horizontal and vertical steps। और जिसमें मैंने डिवाइड भी करके दिखाए थे आपको, horizontal vertical steps। देखो horizontal vertical horizontal vertical horizontal vertical, और ये कहाँ तक जाएंगे, उन्होंने कहा डिवाइडिंग द लार्ज नंबर तक। तो लार्ज नंबर कितने जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। उसके बाद देयर इज अ नोड वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप्स। ये हमने प्रूव कर दिया, 2 दफा फाइंड किया था। जैसे मैं हॉरिजॉन्टल जाता था वर्क डन क्या होता था, 0 होता था, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन अलोंग द हॉरिजॉन्टल स्टेप बिकॉज mg इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट फॉर दिस स्टेप्स। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती थी वो किसके इक्वल हो जाती थी, परपेंडिकुलर हो जाती थी। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किसके इक्वल हो जाती थी, परपेंडिकुलर हो जाती थी, जिसके वजह से हमने इसको कंसीडर ही नहीं करना। देखो सिर्फ ए बी पाथ है, ए बी से पाथ देखो मैंने एफ डी कोस थीटा, ठीक हो गया, एफ कोस थीटा, और यहाँ पे डी मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, nth हिस्सों में डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया हेयर डेल वाई वन, डेल वाई टू, डेल वाई एन किसके इक्वल, एच के इक्वल है, तो मैंने रिप्लेस कर दिया एच। थीटा किसके इक्वल रखा है 180, क्योंकि वर्टिकल पाथ ली, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस एम जी एच। आज का लॉन्ग बेटा कितना मुश्किल है, याद भी हो गया होगा, पास सारे निकाल लोगे ना जब लिखोगे। अब चलते हैं, इसी लॉन्ग के अंदर आपके बोर्ड ने बहुत सी शॉर्ट डेफिनेशन भी दी हुई है। मैं एक्सरसाइज की शॉर्ट नहीं करवा, लॉन्ग यहाँ तक, इससे ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। अब इसी पाथ के अंदर वो मज़ीद डेफिनेशन भी लिखते हैं। ठीक है, वो क्या डेफिनेशन लिखते हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, वो लिखते हैं। सबसे पहले वर्क डन द क्लोज पाथ इन ग्रेविटेशन फील्ड ऑलवेज बी उमर
वर्क डन अ क्लोज पाथ इन ग्रेविटेशन फील्ड ऑलवेज बी जीरो। क्लोज पाथ इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कल के अंदर वर्क डन, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की वजह से। यही रीजन हमने लिखनी है, हमने डायग्राम बनानी है। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, मैं कहूंगा ए से बी, बी से सी और सी से डी क्लोज पाथ है। इफ वी मूव दिस फॉलो पाथ तो वर्क डन ऑलवेज बी। तो ये हमने अपनी वर्डिंग में लिखना है खुद ही, इसके सारे पाथ प्रूव करके। तो टोटल वर्क डन लेना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसको एरो में बनाता हूँ, पहले ए से बी जाना है, फिर बी से सी जाना है, फिर सी से डी जाना और डी से ए आना है। आ रही समझ? तो ये बेटा इसका था वाई वर्क डन अ क्लोज पाथ इन द ग्रेविटेशन फील्ड जीरो, इन ग्रेविटेशन फील्ड जीरो। ठीक हो गया? तो ये क्लोज पाथ है। आप ये वाला क्लोज पाथ भी ले सकते हो, आप ये वाला क्लोज पाथ भी ले सकते हो। ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट होता है, इस पॉइंट को मैं ए कहता हूँ, और घूम के कहाँ आता है, इस पॉइंट पे ही आता है। इसी पॉइंट से स्टार्ट लेता है और इसी पॉइंट पे आके रुकता है। तो इन सर्कल के अंदर भी क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है, ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट। ये भी याद रखना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ये आपने फाइंड करना है। अभी मैंने आज लिखा हुआ, चेक भी करना कि कौन कैसा लिखता है आज, क्योंकि आपका लॉन्ग के बाद आपने आज ये लिखना है। कंजर्व सबने अलग अलग स्टेटमेंट का अपना अपना आंसर देना है। पहले बता दो कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है। द फील्ड इन विच द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट द फॉलो पाथ। ऐसा वर्क डन जो इंडिपेंडेंट हो, पाथ्स पे डिपेंड। आज का जो लॉन्ग था वो पाथ पे डिपेंड था, देखा था, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड थी। जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इलेक्ट्रिक फील्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो जहां मर्जी हो, ऑलवेज हर डायरेक्शन पे क्या होती है, ग्रेविटेशन फील्ड क्या कर रही है, एक्ट कर रही होती है। वो किसी एक मखसूस पाथ पे डिपेंड नहीं करती। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड पाथ पे डिपेंड नहीं करती। नॉन कंजर्वेटिव जो डिपेंड करे पाथ पे, जिस तरह फ्रिक्शन पाथ पे डिपेंड करती है। जब तक फ्रिक्शन के लिए एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगी तब तक फ्रिक्शन एग्जर्ट नहीं करेगी। एक रेस्ट की हालत की फ्रिक्शन हमेशा जीरो ही होती है, एक रेस्ट की हालत में ऑब्जेक्ट की फ्रिक्शन हमेशा जीरो ही होती है। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी जीरो नहीं होती, वो ऑलवेज एक्ट कर रही होती है ऑब्जेक्ट के ऊपर। कितनी एक्ट कर रही होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, गैसेज है ना केमिस्ट्री के अंदर, गैसेज, गैस के अंदर उनकी फोर्स को क्या किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। गैस की फोर्स को क्या किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। इसलिए एयर रेजिस्टेंस इन ना, एयर रेजिस्टेंस यानी एयर के पार्टिकल को ऑलवेज निगलेक्ट किया जाता है। इसलिए उनकी फोर्स को भी क्या किया जाता है, टेंशन इन ना स्ट्रिंग, तो इसकी फोर्स को भी क्या किया जाता है, निगलेक्ट किया जाता है। वो टेंशन इन अ स्ट्रिंग भी इंशाल्लाह वो हमारा टॉपिक है, उसके अंदर इसको डिटेल से पढ़ेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, पहले फील्ड थी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करती है। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्यों है, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड करती है। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स पाथ पे डिपेंड करती है। जो पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। बिकॉज इफ द ऑब्जेक्ट मूव ओवर रफ सरफेस बिटवीन टू पॉइंट्स अलोंग द डिफरेंट पाथ, द वर्क डन डिपेंड ऑन द पाथ। तो वर्क डन क्या करेगा, डिपेंड करेगा ऑन पाथ के अंदर। अगर मेरे पास एक से ज्यादा है, रफ सरफेस है, ये देखो रफ सरफेस बनाता हूँ मैं, ये रफ सरफेस होगी ना, ठीक है, इस पे फ्रिक्शन और फोर्स डिपेंड करती है इस पाथ पे। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहीं मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो ये देखो डिफरेंट पाथ पे डिफरेंट फ्रिक्शन और फोर्स की डायरेक्शन नजर आए। उसके बाद इसकी एग्जांपल देखो, फ्रिक्शन फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस एंड टेंशन इन अ स्ट्रिंग। दोबारा एमसीक्यूज की तरफ चलें। चलो जी बेटा एमसीक्यूज की तरफ। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स वर्क डन इज, पहले शुरू आपसे जी, देखते हैं आज कितने नंबर के बात थी। When the displacement against the gravitation force, the work done is
गया। अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स नेगेटिव। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा ऑलवेज डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट उसके अगेंस्ट हो रहा है। जीरो आते ही जीरो से शुरू, आते ही जीरो से शुरू। वाह चश्मान, कल चश्मान का भी जीरो आया था, वो बाद में जाके आया था ना, पहले आता था। चलो, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ द फोर्स कैन डू नो वर्क द पार्टिकल ऑन विच एक्ट। है ग्रेविटेशनल फोर्स, जीरो नंबर। मैंने पूछा ऐसा वर्क डन जिसमें जीरो वर्क डन हो, ऐसी फोर्स जिसमें जीरो वर्क डन हो, तो सेंटीपिटल फोर्स है, सर्कुलर फोर्स को बोलते हैं। ऐसी है सेंटीपिटल फोर्स क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स के अंदर भी माइनस में आएगा। ग्रेविटेशन फोर्स में तीनों केस डिस्कस हो सकते हैं, तो माइनस में नहीं होगा। हमने देखा दो केस में माइनस था, दो केस में जीरो था, तो वर्क डन जीरो नहीं था इसका मतलब। इलास्टिक फोर्स हमने डिस्कस नहीं की, तो सेंटीपिटल फोर्स क्या है? सर्कुलर फोर्स। तो मैंने आपको समझा था क्या, वर्क डन इन अ सर्कल पाथ इज जीरो। तो सेंटीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट मूव इन अ सर्कुलर पाथ, तो यानी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा? दूसरा शख्स भी जीरो, आप भी जीरो, ये भी जीरो। चलो जी, थर्ड ऑब्जेक्ट भैया आ जाए। आज जीरो पे चल रहे हैं सारे। आज कल मुझे भी जीरो पे था, वो सिर्फ जीता था। आंसर नहीं चाहिए मुझे, इधर चाहिए, इधर एक हाथ में चाहिए। हाँ तो एक हाथ में गलत दिया था, मैं क्या करूं? A man carry a bucket of water of 1 kg for a 10 meter, then work done by a gravity। अभी आगे बारी नहीं आई। चलो यार, इधर एक गलती हो गई है। 98, यहाँ पे 1 नहीं है, याद रखना। जीरो जो है 9.8 है और 98 आगा, 98 आया, गलत आ गया। चलो अच्छी बात है, हमारा कंसेप्ट नहीं क्लियर था। अब देखो बेटा, मेरी बात सुनो। एक मैन ने कैरी की हुआ है बकेट, मैं बकेट कैरी कर लेता हूँ, ये मेरे पास बकेट है, मैंने कैरी की हुई है, ठीक हो गया। और इसको मैं 1 kg की बकेट है, बकेट ऑफ वाटर, वाटर है इसके अंदर जी, ठीक है। 1 kg की बकेट है, इसको मैं 10 मीटर के दूर लेके जाता हूँ, ठीक है। दूर लेके गया तो ड्यू टू ग्रेविटी आंसर ढूंढना हमने। चलो जी, ये बकेट मेरे हाथ में है, हाथ नहीं बना सकता, ना शख्स बना सकता हूँ। हाथ में बकेट होल्ड की हुई है, चलो मैं बकेट की शेप तो बना सकता हूँ। शेप बन गई बकेट की। बोल, ये कितने केजी की है? ये कितनी दूर गई? और ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करो। तीनों जीरो, आज जीरो जीरो ही चल रहा है जी। नहीं, जीरो नहीं, जीरो बेटा। ग्रेविटी की वजह से इधर थीटा क्या बन रहा है? ओ वाओ, मैंने ग्रेविटी की पूछा है, यहाँ पे मैंने कहा है वर्क डन कंफ्यूज करता है, वर्क डन कंफ्यूज करता है। हमने फाइंड किसका करना है? अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स का कहता तो फिर क्या आता? अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स का कहता तो क्या आता? -98। अगर नॉर्मल फोर्स का कहता तब क्या आता जी चश्मान? अगर मैं नॉर्मल फोर्स का, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स का फाइंड करने का कहता, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, तब इसका आंसर क्या आता? चलो जी बताओ, लगाओ। जीरो, क्योंकि नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करती है अपवर्ड, तब भी एंगल क्या बनता है? हेलो, एक दफा और जीरो। अभी तक आपको 4 केस ही नहीं पता होगा, नॉर्मल फोर्स कहाँ एक्ट करती है, ग्रेविटी फोर्स कहाँ एक्ट करती है, फ्रिक्शन फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल जहां मर्जी, एक्सटर्नल के उल्टा फ्रिक्शन फोर्स होती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स इधर है तो एक्सटर्नल और फ्रिक्शन फोर्स का नहीं डिसाइड कर सकते। और नहीं, मुझे तो आगे नहीं पा रही, ये तो आसान आ गया, कल वाला ही आ गया। चलो खैर, उसकी किस्मत।
ओए मेरा सामान किधर, ये उसकी किस्मत। चलो दो इसका आंसर हैं। वर्क। चलो जी खैर है, एक दफ़ा आपसे अगला भी पूछ लेता हूँ, खैर है बच्चों में ज्यादती कर रही। चलो अगला भी बता दो तुम। क्लियर है, हाँ तो एक ही चीज दे रहा हूँ। हॉरिजेंटल पे वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? जीरो। एक ही चीज तो दे रहा हूँ, आप समझ ही नहीं पा रहे। जीरो। समझ आ रहा? अब वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ शख्स है, वो मूव कर रहा है, वो गाड़ी के अंदर लगाती है अपनी फोर्स लगा रही है, तो गाड़ी तो मूव कर रही पहले कॉन्स्टेंटली, तो फोर्स लगा रहा है, उससे लग रहा है कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, मेरी गाड़ी फिर मूव कर रही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तो वो अंदर बैठा हुआ था, अगर बाहर बैठ के फोर्स लगाता तब मूव करती तो अलग बात थी। चलो चांस मिला जी, दोनों बॉयज जीत गए आज। गर्ल्स चलो भाई। अब बॉडी मैस 10 kg है, पैरेलल मूव करिए ग्राउंड, और 2 मीटर तक मूव किया उसने। द वर्क डन बाय अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्सेस। आप बताओ। जीरो। समझ आ गई थी कैसे? बेटा ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक है, यही ग्राउंड है ना। इसके पैरेलल 2 मीटर मैंने ऑब्जेक्ट मूव किया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसके पैरेलल का क्या मतलब है? अगर रोड इस तरफ है तो ये बॉडी भी क्या आ जाएगी, तो कितना डिस्टेंस कवर किया? टू में वर्क डन बाय अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स, अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ होगी? कैसे? अब कैसे? मैंने ये थोड़ी कहा कि 2 मीटर अपवर्ड मूव किया, मैंने कहा पैरेलल ग्राउंड मूव किया। वर्क डन देख के बात करनी है हमने, वर्क डन पूछ किसे, समझ आया? लगाओ मुसलमानों दिमाग लगाओ, लगना नहीं है। हाँ जी, देखते हैं आगे है या नहीं है। इसके हमसे मजे के ना दे ही नहीं पा रहे हैं आंसर है। जजाक। मज़ा नहीं आया आज, कोई भी हमसे कुछ सीख नहीं हुआ, दो के अलावा। यही तो एक